आज हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स से। इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा, उसमें सबसे पहला जो करेक्टरिस्टिक्स है वो कहता है कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ इंटरवीनिंग मीडियम। ठीक है, आपका बीच में मीडियम कैसा है, आपने दो ऑब्जेक्ट को एयर में रखा है या उन्हीं दो ऑब्जेक्ट को अगर आप पानी के अंदर डाल देते हो तो उससे ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आपके इंटरवीनिंग मीडियम मतलब बीच के मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चाहे पानी है चाहे एयर है, दोनों ही केस में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आपकी सेम रहेगी। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर बॉडीज। ठीक है, बीच में कोई और बॉडी अगर आ जाती है तो उससे उनकी फोर्सेस पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो मून बीच में आ जाता है तो अर्थ और सन के बीच की जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसी ही रहेगी। ठीक है, तो बीच में किसी की प्रेजेंस हो जाती है तो उससे ग्रेविटेशनल फोर्स पे फर्क नहीं पड़ता है। इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर एंड साइज ऑफ द बॉडीज। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था कि पिन जितने फोर्स से किसी बड़े ऑब्जेक्ट को, बड़े स्टोन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो वो बड़ा ऑब्जेक्ट भी पिन को उतनी ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगा और उनकी फोर्स सेम रहेगी अगर आपके बीच का सेंटर ऑफ डिस्टेंस उनका कैसा है, सेम है। ठीक है, और जो आपकी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो आपकी न्यूटन थर्ड लॉ को भी फॉलो करती है कि दोनों के ऊपर फोर्सेस कैसे लगेंगी, इक्वल एंड अपोजिट। इसका नेक्स्ट आपकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है कि ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स मतलब जो लाइन उनको ज्वाइन करेगी दोनों को, जो हम एज्यूम करते हैं कि इस लाइन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है तो उसकी तरफ वो उस लाइन की तरफ को ही वो अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और लास्ट इसका रहता है जो हमने प्रूव भी किया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स, ये आपकी कंजर्वेटिव नेचर की होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपने पढ़ लेने हैं बहुत अच्छे से। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या चीज़ है? ग्रेविटी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ठीक है, मतलब अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ को जो अट्रैक्शन देती है उसको हम ग्रेविटी नाम देते हैं। ठीक है, वेट ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। हम वेट पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, तो जो वेट है वो एक्चुअल में ग्रेविटी है, कि आपके जो वेट है वो फोर्स है हमारी बॉडी के ऊपर जो अर्थ अपने सेंटर की तरफ को लगाती है। ठीक है, हम अर्थ के सेंटर की तरफ को अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक, इसको हम फोर्स ऑफ वेट ऑफ बॉडी कह देते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? ये एक्सेलरेशन है जो बॉडी के अंदर सेटअप हो जाती है जब आपकी बॉडी फ्रीली अर्थ की तरफ को फॉल करती है। इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ में, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और जब हम ग्रेविटी का केस लेते हैं तो एक्सेलरेशन हमारी जी हो जाती है, तो एफ कितना हो जाएगा, एम जी, और जी यहाँ से निकालें तो फोर्स पर यूनिट मास हो जाएगा। अगर न्यूटन की फॉर्म में लें तो न्यूटन पर केजी, अगर हम सिंपल इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये बन जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि आपकी एक्सेलरेशन की यूनिट है। ठीक है, उसका डायमेंशन भी आप इसकी यहीं से निकाल सकते हो, मीटर के लिए लेंथ और सेकंड स्क्वायर के लिए t-2, तो यहाँ से आपकी डायमेंशन भी निकल जाती है। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो जी की वैल्यू है स्मॉल जी की, वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू रहती है। उसके बाद हमारे पास रिलेशन आता है, इसका रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये भी आपने पढ़ना है। हमने अर्थ को कंसीडर किया स्फेरिकल बॉडी, हम जनरली अर्थ को स्फेरिकल बॉडी ही कंसीडर करते हैं जब भी कैलकुलेशन करते हैं, और ऑफ मास कैपिटल एम, और उसका रेडियस लिया आर विद सेंटर एट ओ। सुपोज अ बॉडी ऑफ मास एम प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। हमने एक बॉडी को सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर रख दिया, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये हमारे पास अर्थ है पूरी, इसका जो मास है वो कैपिटल एम है, और एक छोटा सा ऑब्जेक्ट हमने इसके सरफेस पे रख दिया, चाहे आप खुद को कंसीडर कर सकते हो। तो जो हम फोर्स अट्रैक्शन ग्रेविटी की तरफ को फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे उसको बोलते हैं वेट, एम जी। तो ये एम जी फोर्स हम अर्थ के सेंटर की तरफ को फील करते हैं। इसका रेडियस ले लिया आपने कैपिटल आर। ठीक है, फिर हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पढ़ा कि जो फोर्स होती है, क्योंकि जो आपका आप और जो सेंटर ऑफ अर्थ है आपके बीच में जो फोर्स है वो कैसे आएगी, कैपिटल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये सेंटर से हमारा डिस्टेंस होगा कैपिटल आर, स्मॉल एम हमारा वेट मास है, और कैपिटल एम अर्थ का मास है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि जो फोर्स हम फील करते हैं वो कितनी होती है एम जी, जो अभी हमने कहा वेट के बराबर। तो वेट के बराबर हम फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं।
इन दोनों इक्वेशन को जब रिलेट करेंगे तो mg आ जाएगा Gmm/r²। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास स्मॉल g की वैल्यू आ गई, m से m कट जाएगा तो g = Gm/r²। अब इस रिलेशन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने हमेशा याद रखनी है कि जो स्मॉल g है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि m यहाँ स्मॉल नहीं है, कैपिटल M तो अर्थ का अपना मास है। जो स्मॉल m है उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट इसकी तरफ गिर रहा है वो भारी है, हल्का है, बड़ा है साइज में, छोटा है साइज में, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जैसे हमने पढ़ा होगा आपने पहले भी कि अगर आप एक छोटे से टेनिस बॉल को या एक बड़ा सा स्टोन बराबर हाइट से गिराओ तो दोनों सेम टाइम पे अर्थ के सरफेस को टच करेंगे। ठीक है, अगर हमारा बीच में एटमॉस्फेयर ना हो, कोई फ्रिक्शन ना हो, तो जो आपका छोटा सा टेनिस बॉल है और बड़ा सा पत्थर है वो दोनों एक ही टाइम पे, अगर आप एक हाइट से उसको थ्रो कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो, थ्रो तो नहीं कहेंगे हम, ड्रॉप कर रहे हो, तो दोनों एक ही टाइम पे सरफेस को टच करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सेम रहेगी। क्यों? ये आप यहाँ रिलेशन से प्रूव कर सकते हो, क्योंकि ये स्मॉल m पे डिपेंड नहीं करती है, मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन देखें, मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ, तो कैलकुलेशन आपकी दी हुई है, अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है कैलकुलेट करने की, आपको डायरेक्ट रिलेशन याद रखना है। जो मास ऑफ अर्थ होता है वो होता है 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, और जो डेंसिटी ऑफ अर्थ रहती है वो रहती है 5.5 × 10⁻³ kg/m³। मतलब आप ये लगा लो कि 5000 आपकी किलोग्राम पर मीटर क्यूब के राउंड अबाउट रहती है ये। ठीक है, 5500 इसमें एग्जैक्टली आएगा। तो हम कहते हैं कि जो डेंसिटी ऑफ अर्थ है, मतलब 1 मीटर क्यूब गड्ढे में कितनी आपको कितना मास मिले, वेट मिलेगा, वो मिलेगा आपको 5000 kg/m³। ठीक है, ये इसकी डेंसिटी आ गई। तो हम कहेंगे कि 1 मीटर क्यूब गड्ढे में हमारे को राउंड अबाउट 500 kg मास मिलेगा। ठीक है, कितने में मिलेगा? 1 मीटर क्यूब में। 1 मीटर क्यूब में आपको कितना मास मिलेगा? 5500। ठीक है, ये आपका इतना kg मास मिलेगा 1 मीटर क्यूब गड्ढे के अंदर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।